नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। देश विदेश की तमाम खबरों के साथ शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया, अडानी समूह द्वारा एफपीओ वापसी का देश की आर्थिक बुनियाद और अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा कोई असर। कहा, देश की नियामक संस्थाएं हैं स्वतंत्र, कर रही हैं अपना काम। बीते 2 दिनों में विदेशी मुद्रा भंडार में $8 बिलियन की हुई है बढ़ोतरी। झारखंड जीसीडीह में तरल नैनो यूरिया कारखाने का केंद्रीय गृह मंत्री ने किया शिलान्यास। झारखंड की हेमंत सरकार को बताया देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। राज्य में बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराध पर जताई चिंता। कहा, वोट बैंक की राजनीति वालों का जनता करेगी हिसाब। केंद्र सरकार ने 5 उच्च न्यायालय के जजों को किया प्रमोट करने की कोलिजियम सिफारिश पर लगाई मोहर। उच्चतम न्यायालय को नए न्यायाधीश मिलने का रास्ता हुआ साफ। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में किया बदलाव। सबसे पहले उम्मीदवारों की होगी ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा। सफल उम्मीदवारों का ही किया जाएगा फिजिकल और मेडिकल परीक्षण। G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक जोधपुर में हुई संपन्न। सदस्य देशों ने वैश्विक कौशल, सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्त की उपलब्धता पर दिखाई प्रतिबद्धता। बेंगलुरु में रविवार से शुरू होगा एनर्जी वर्किंग ग्रुप की बैठक। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिन्हा करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह करेंगे शिरकत। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया हुई तेज। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने दक्षिण तुरा से दाखिल किया नामांकन। त्रिपुरा मुख्यमंत्री मानिक साहा ने घर घर जाकर किया जनसंपर्क। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ। थीम सॉन्ग और जर्सी का खेल व युवा मामलों के मंत्री ने किया लोकार्पण। तीसरा शीतकालीन खेलो इंडिया 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में किया जाएगा आयोजित। देश भर के 1500 एथलीट करेंगे शिरकत। स्वराज के अंक में रविवार को देखें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे और बिंदी तिवारी की कहानी। दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क पर रविवार 5 फरवरी सुबह और रात 9 बजे होगा प्रसारित। मुंबई में बजट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडानी ग्रुप के शेयरों में मचे कोहराम के बारे में पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में एलआईसी और एसबीआई ने अपने बयान जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस को लेकर मार्केट रेगुलेटर्स काफी सख्त हैं। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कारोबारी गौतम अडानी की अगुवाई वाली अडानी समूह की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। समूह की अस्थिरता के बीच आरबीआई सहित देश की अन्य नियामक एजेंसियों ने अपनी स्थिति को लगातार स्पष्ट किया है। वहीं मुंबई में बजट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान अडानी समूह के मामले पर पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की नियामक संस्थाओं पर भरोसा जताया और कहा कि वो अपना काम बखूबी कर रही हैं। They are regulators and they are independent and they are left to themselves to do what is appropriate. And actually, for keeping the market and the markets regulated well in prime condition, the SEBI is the authority and it has the wherewithal to keep that prime condition intact. अडानी समूह द्वारा एफपीओ वापसी पर एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे सामान्य प्रक्रिया करार दिया। उन्होंने कहा कि उतार चढ़ाव हर बाजार में होता है। गौरतलब है कि अडानी इंटरप्राइजेज 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर आया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। The foreign exchange reserve in the last 2 days has gone up by 8 billion. So our macroeconomic fundamentals or our economy's image
none of which has been affected. Yes, FPOs come in, FIS come out, get out. These fluctuations are there in every market. But the fact that we have had 8 billions come in this last few days proves that the perception about India and in its inherent strengths is intact. अडानी समूह की कंपनियों में भारतीय बैंकों के कितने पैसे लगे हुए हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी जानकारी जुटा रहा है। खबरों के मुताबिक आरबीआई ने अडानी ग्रुप को दिए गए कर्जों की मौजूदा स्थिति मांगी है। कुछ बड़े बैंकों के साथ आरबीआई की बातचीत पहले ही इस मामले को लेकर शुरू हो चुकी है और अब बाकी बैंकों से भी आरबीआई इसे लेकर चर्चा करेगा। इस बीच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और वो अडानी समूह में हालिया शेयरों की गिरावट के मामले में जांच कर रहा है। गौरतलब है कि न्यूयॉर्क की एक छोटी सी निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके बाद अडानी समूह की विश्वसनीयता को लेकर निवेशकों और बाजार में संशय की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि पूरा मामला एक जांच का विषय भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और एक स्थापित उद्योगपति के खिलाफ कोई दुर्भावना का मामला तो नहीं है, या फिर अगर वित्तीय अनियमितताएं हैं तो उसे लेकर भारतीय नियामक कंपनियों को सतर्क होने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश ने हाल ही में जिस चुनौतीपूर्ण समय का सामना किया है, उसके बावजूद बजट बनाते समय राजकोषीय मजबूती और संतुलित विकास को ध्यान में रखा गया है। To the credit of the team, I will say that even despite these challenging circumstances and also these difficult times, fiscal consolidation has been kept in mind and also serviced. Therefore, growth on one side, inclusive growth mainly, and fiscal consolidation, both have been well established in this budget, and therefore Mumbai should really be liking it. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2023-24 पर मुंबई में हितधारकों के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी जारी है। सरकार की अच्छी नीतियों के कारण लोगों को काफी लाभ मिला है। We want to sustain that recovery, sustain that growth, which has kept India at the good level of growing, which no other country except for one has managed to reach, and the credit goes to the people of India for somehow absorbing all the little help which the government has come up with, either in the form of a relief or in the form of a policy between 2020 and today, and that recovery momentum should not be lost, and therefore it was an expressed desire of the Prime Minister that the public capital expenditure should be kept up, and that is why it has reached double-digit 10 lakh crores. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की महीने भर में झारखंड की दूसरी यात्रा। एक दिवसीय दौरे पर देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन एवं पूजन किया। इसके अलावा जसडीह रोड पर बनने वाले इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया। अगले साल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के चलते मिशन 2024 के लिए विजय संकल्प रैली में विपक्ष पर हमला बोला। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में संथाल का हो रहा है विकास। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड का दौरा कर तरल नैनो यूरिया के बड़े कारखाने का शिलान्यास किया। जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में ये कारखाना 20 एकड़ क्षेत्र में बनकर तैयार होगा। इसके बाद उन्होंने एक विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने गरीब, वंचित और आदिवासी समुदाय के लिए मोदी सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज एक आदिवासी महिला भी राष्ट्रपति हैं। केंद्रीय मंत्री ने झामुमो और कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार करने, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। मित्रों, अभी जो सरकार चल रही है झारखंड में, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं, हेमंत बाबू कान खोलकर सुन लो, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं कि सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड के अंदर। कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है
तो भ्रष्टाचार करता है तो हाथ से करता है, इन्होंने तो ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। हेमंत सोरेन की सरकार को अमित शाह ने राज्य में बच्चियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, इलाके में घटते साइबर क्राइम के लिए भी घेरा। यहां पर साइबर क्राइम का बड़ा हब बन गया। जामताड़ा और देवधर दोनों जगह पे साइबर क्राइम के बच्चों को गलत रास्ते पर चढ़ाकर बहुत बड़े अपराध हो रहे हैं। भारत सरकार ने साइबर क्राइम के लिए जितनी भी मदद देनी चाहिए, हेमंत बाबू के कान में ये गुहार पड़ती ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ती। झारखंड की राज्य सरकार पर राजनीतिक हमले के अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि राज्य के एक बड़े हिस्से को भाजपा की सरकार ने नक्सलवाद और उग्रवाद से मुक्ति दिलाई है। इसके अलावा उन्होंने रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में भी शिरकत की। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से शुरू की। देवघर एयरपोर्ट से वे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने वहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। गर्भगृह में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ने शिवलिंग का दर्शन किया और वैदिक रीति से पूजा की। देवधर में आया हूं तब सबसे पहले बाबा के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि इसी के कारण ये धरा पूरे देश और दुनिया में पवित्र स्मरण के साथ जानी जाती है। आज इस भूमि का कंकड़ कंकड़ पूरा देश संकर मानता है। वो बाबा के चरणों में मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की समस्याओं को आवाज देकर अमित शाह ने एक तरह से जनसंपर्क अभियान का शंखनाद कर दिया है। गोड्डा, दुमका और राजमहल लोकसभा क्षेत्र की इस रैली में उन्होंने हेमंत सरकार को भ्रष्टाचार और वैगन वाली सरकार करार दिया, तो वहीं किशोर बालिकाओं के साथ होती हिंसा और साइबर क्राइम की घटनाओं पर चिंता भी जाहिर की। 7 जनवरी को कोल्हान क्षेत्र के दौरान उन्होंने चाईबासा में भी एक विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और हेमंत पर कई राजनीतिक हमले किए थे। यानी आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 सीटों के लिए भाजपा की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। देवघर से दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश को केंद्र ने मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने हाई कोर्ट के 5 न्यायाधीशों, न्यायाधीश पंकज मित्तल, न्यायाधीश संजय करोल, न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, न्यायाधीश एहसान उद्दीन अमानुल्लाह और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि सिंगापुर के प्रधान न्यायाधीश सुंदरेश मेनन ने बदलते विश्व में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर सुप्रीम कोर्ट का पहला वार्षिक व्याख्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट के 73वें स्थापना दिवस के मौके पर भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछले 7 दशकों में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन समय के साथ न्यायपालिका को अपने कामकाज के तौर तरीकों में बदलाव लाने और नई तकनीक के साथ तालमेल बैठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अदालतों के लिए सबसे अहम लोगों के विश्वास को कायम रखना है। We must apply the precautionary principle in the work which we do. Second, we as judges must apply the principle of sustainable development, because it is the principle of sustainable development which will ensure that the institutions which have been created to us will be safe and sound when we as pilgrims in this path hand over the baton to our successors. And third, we must always remember the public trust doctrine, because we hold this institution in trust for the future. इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन ने सुप्रीम कोर्ट स्थापना दिवस का पहला सालाना लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि देशों के बीच राजनयिक संबंधों की तरह जुडिशियल डिप्लोमेसी को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। There are 3 key themes that should shape our vision of the judicial role. First, building a user-centric court system. Second, enhancing judicial competencies. And third, picking up a point that Justice Cole made,
promoting international judicial engagement. सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। शुरुआती सालों में जजों के 8 स्वीकृत पद थे और 1958 में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा परिसर बनने तक कोर्ट की कार्यवाही संसद भवन परिसर से चलती थी। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी वहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। और आइए अब खबरें विधानसभा चुनाव की। त्रिपुरा विधानसभा की कुल 60 सीटों के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी प्रचार जोर पकड़ रहा है। राज्य में सत्ताधारी भाजपा पर दोबारा सत्ता हासिल करने का दबाव है, तो वहीं वामदल और कांग्रेस की रणनीति एक साथ चुनावी मैदान में उतरकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की है। राज्य के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मानिक साहा ने शनिवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर जनसंपर्क किया और लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। भाजपा राज्य में 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 5 सीटें उसकी सहयोगी पार्टी IPFT के खाते में है। मतदान 16 फरवरी को होना है, जबकि गिनती 2 मार्च को। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री और NPP प्रमुख कोनराड संगमा ने दक्षिण तुरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। भाजपा ने कोनराड संगमा के खिलाफ बर्नार्ड N मिराक को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि मेघालय विधानसभा की सभी 60 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। दिल्ली में कथित शराब घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आबकारी नीति को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार कटघरे में है। ईडी की चार्जशीट में रिश्वत लेने और उसका पैसा गोवा के चुनाव में खर्च करने को लेकर एक बार फिर केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं। शनिवार को भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद अब जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीन धंसने की खबर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा है कि डोडा के ठाठरी इलाके में आई दरारों के मामले में प्रशासन पूरी तरह नजर बनाए हुए है। जिन 19 लोगों के घरों में दरारें आई हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। इसे ज्यादा पैनिक बनाने की जरूरत नहीं। डोडा में जोशीमठ जैसे हालात नहीं है। जोशीमठ के बाद जम्मू कश्मीर का डोडा जिला भी चर्चा में बना हुआ है। वहां थराड़ी उपमंडल के गांव में सबसे पहले दिसंबर महीने में 6 घरों की दीवारों पर दरार देखी गई थी। उसके बाद अब ये गांव लगातार नीचे की ओर खिसक रहा है और दरारें बढ़ रही हैं। अब ऐसी दरारें आने की क्या वजह हो सकती है, इसे लेकर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक दल ने आज गांव का दौरा किया। कुछ नमूने इकट्ठे किए गए हैं।
वैज्ञानिकों ने कहा कि वे जल्द ही इसके कारणों का खुलासा करेंगे। जीएसआई की टीम काम कर रही है, वो जो काम कर रही है उसके जो रिपोर्ट अभी आएगी उसके बाद हम एक स्थिति में पहुंच पाएंगे कि एग्जैक्ट पता लगे कि क्या हुआ जिसकी वजह से क्रैक्स आए और इमीडिएट हमें कौन सी दूसरी एक्शन करनी है। प्रशासन ने पूरे मामले पर तत्परता दिखाते हुए नई बस्ती से 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। वहीं दरार की चपेट में आई एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली करा लिया गया है। उपराज्यपाल ने आश्वस्त किया है कि पूरे मामले पर विशेषज्ञों की राय ली जा रही है और घटना पर पैनी नजर बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिकों का दल उसके अध्ययन हेतु आया है। जिला प्रशासन ने जहां 19 भवनों की बात थी उनको खाली करा लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से पैनी नजर प्रशासन की है और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाए। नई बस्ती में ज्यादातर घर 20 साल पुराने हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये बस्ती 2 दशक पहले ही बसी है। ऐसे में जब लोगों के घर क्षतिग्रस्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं तो उनमें एक फिक्र भी दिखाई दे रही है। बस्ती में रहने वाले तकरीबन 50 परिवार भविष्य की आशंका को लेकर काफी डरे हुए भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। G20 की रोजगार कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक शनिवार को संपन्न हुई। 29 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक का समापन मेजबान भारत द्वारा तय किए गए 3 प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सहयोग पर सहमति के साथ हुआ। G20 की रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक शनिवार को संपन्न हो गई। जोधपुर में हुई इस 3 दिवसीय बैठक का समापन समूह के अध्यक्ष और बैठक के मेजबान भारत द्वारा तय किए गए 3 प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सहयोग पर सहमति के साथ हुआ। ये 3 लक्ष्य वैश्विक कौशल के अंतर को भरना, गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्तपोषण है। 3 दिवसीय बैठक में अलग अलग सत्रों के दौरान गहन विचार विमर्श हुआ, जिसमें सभी के लिए मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और रोजगार से भरपूर विकास को हासिल करने की दिशा में रणनीति पर चिंतन करना था। शनिवार को चर्चा का मुख्य बिंदु सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण रहा। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और ISSA ने मिलकर इस बात का लेखा जोखा सामने रखा कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं। वहीं विश्व बैंक ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की जरूरत को रेखांकित किया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की टीम ने सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने और मजबूत करने की दिशा में भारत द्वारा लागू की जा रही पहलों और योजनाओं की जानकारी दी। बैठक के समापन के अवसर पर G20 के रोजगार कार्य समूह के सह अध्यक्ष इंडोनेशिया और ब्राजील ने चर्चा को उत्साहजनक बताया। वहीं कार्य समूह की प्रमुख और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव आरती आहूजा ने सभी प्रतिभागियों का आभार जताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समूहों द्वारा दिए गए सहयोग और परिचर्चाओं में सम्मिलित होने पर भी धन्यवाद किया। हमारा जो दूसरा वर्किंग ग्रुप है वो गुवाहाटी में होगा। गुवाहाटी और से लेकर हमारा लास्ट होगा मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप जो कि इंदौर में होगा जुलाई में। तो अब से लेके तब तक हमें अब हमारी चेष्टा रहेगी कि हम एक कंसेंसस बिल्ड करें। G20 में जो भी होता है वो कंसेंसस से ही होता है। G20 की कार्य समूह बैठकें अहम मामलों पर विचारों के आदान प्रदान के साथ साथ सदस्य देशों को समृद्ध भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंगों से करीब करने का अवसर भी दे रही हैं। मारवाड़ की रंगारंग संस्कृति, यहाँ की खूबसूरत फिजाएं, यहाँ के किले, यहाँ के महल, यहाँ के लोग, यहाँ का नाच, यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन, इन सब का स्वाद चखने के साथ साथ ये G20 के डेलीगेट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट जैसे गुंजलदार मुद्दों का समाधान कैसे तलाशा जाए, कैसे ग्लोबल स्किल्स गैप जैसे गुंजलदार मुद्दों के लिए G20 साथ आके एक संयुक्त प्रयास कर सके। कैमरामैन YK लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, जोधपुर। देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित हो रही G20 कार्य समूह की बैठकों के क्रम में पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक गुजरात के कच्छ के रण में धोरदो में आगामी 7 से 9 फरवरी तक होगी। सचिव स्तरीय बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल सहित 5 प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
बैठक में G20 देशों के अधिकारी और आमंत्रित देशों तथा कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। G20 के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक कल से बेंगलुरु में शुरू हो रही है। 3 दिन की यह बैठक 7 फरवरी तक चलेगी। बैठक में G20 और अतिथि देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। बैठक में ऊर्जा अंतरण संबंधी तकनीक की कमी, ऊर्जा अंतरण के लिए कम लागत पर धन उपलब्ध कराने, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता, उद्योग से कार्बन उत्सर्जन में कमी और भावी ईंधन पर प्रमुखता से चर्चा होगी। ध्यान रहे कि भारत अक्षय ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दे रहा है। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों को कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, कला, खान पान और संस्कृति का अनुभव लेने का भी अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 6 फरवरी को भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। वे तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर कारखाना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी विभिन्न विकास पहल की आधारशिला भी रखेंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 6 से 8 फरवरी तक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऊर्जा अंतरण के क्षेत्र में भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में दर्शाना है। इस आयोजन में पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा उद्योग, सरकार और शिक्षा जगत की प्रमुख हस्तियां ऊर्जा हस्तांतरण संबंधी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करेंगी। कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के ऊर्जा मंत्री, 30,000 से अधिक प्रतिनिधि, 1,000 प्रदर्शक और 500 वक्ता भारत के ऊर्जा भविष्य पर विमर्श करेंगे। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 2023 से अग्निवीर की भर्ती में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल परीक्षा से पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी। पहला ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा अप्रैल में आयोजित किया जाएगा। सामान्य प्रवेश परीक्षा देश भर में लगभग 200 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके बाद सेना की अग्निवीर भर्ती रैलियों के दौरान ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में योग्य रहे उम्मीदवारों के लिए शारीरिक फिटनेस परीक्षण और अंत में चिकित्सा परीक्षण का आयोजन होगा।
अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत अभी तक उम्मीदवारों को शारीरिक फिटनेस परीक्षण से गुजरना पड़ता था। उसके बाद चिकित्सा परीक्षण और ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए उपस्थित होना अंतिम चरण था। लेकिन अब ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहला कदम है। इससे स्क्रीनिंग को आसान बनाने में भी मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक नई प्रक्रिया लगभग 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होगी, जो 2023-24 के अगले भर्ती चक्र से सेना में शामिल होने के इच्छुक हैं। चेन्नई स्थित एजीकेयर आर्टिफिशियल टीयर्स आई ड्रॉप के मामले में जांच तेज की गई है। जांच पूरी होने तक सभी उत्पादों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। केंद्र और राज्य की संयुक्त जांच टीम ने कंपनी के परिसर में गहन निरीक्षण किया और अमेरिका में भेजे गई दवाओं के कंट्रोल सैंपल के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। इसके अलावा जो दवा अमेरिका भेजी गई थी उसके कच्चे माल का भी सैंपल लिया गया है। यूएस से एफडीए ने इस आई ड्रॉप के कारण आंखों में संक्रमण होने की चेतावनी जारी की है। और आइए अब देखते हैं देश की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में असम पुलिस ने करीमगंज में बाल विवाह से जुड़े मामलों में 79 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम पुलिस के अनुसार अब तक इस मामले में 2258 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पूरे असम में बाल विवाह से संबंधित 4074 मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और इस मामले में लगभग 3500 लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोपी शर्जिल इमाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि अब भी इमाम के खिलाफ पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के कई मामलों में केस दर्ज हैं। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से आए एक ड्रोन को गोलीबारी कर मार गिराया है। ड्रोन देर रात को भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ था और शनिवार सुबह सैनिकों ने एक ड्रोन के अलावा उसके साथ लाए गए करीब 6 किलोग्राम नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के चक्रबंदा इलाके में एक बाल्टी में भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ये कारतूस सीआरपीएफ और बिहार एसटीएफ ने साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन के तहत बरामद किए हैं। कारतूस से भरी बाल्टी पत्थरों के बीच में मिट्टी के अंदर छिपाई गई थी। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग के अफरवाट इलाके में आज सुबह हिमस्खलन हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार इस हादसे में किसी के हताहत होने या किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। अधिसूचित क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि को प्रतिबंधित किया गया है। आज विश्व कैंसर दिवस है। दुनिया भर के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एकजुट करने के लिए विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए हर साल एक नई थीम भी जारी की जाती है। इस साल विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्लोज द केयर गैप है। जम्मू में पहला सरस आजीविका मेला शनिवार से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरस आजीविका मेला 2023 का उद्घाटन किया। इस मेले में ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने तथा विक्रय मंचों के साथ मार्केटिंग से जुड़ने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू में तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के शुभांकर थीम सॉन्ग और जर्सी का लोकार्पण किया। जम्मू स्थित राजभवन में आयोजित समारोह में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। शीतकालीन खेल प्रतियोगिता इस महीने की 10 तारीख से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 10 से 14 फरवरी तक खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में शनिवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ जम्मू के राजभवन में शीतकालीन खेलों के शुभंकर थीम सॉन्ग और जर्सी का लोकार्पण किया। इस शीतकालीन खेल में देश भर के लगभग 1500 एथलीट हिस्सा लेंगे। इसमें 9 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
ये खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का तीसरा संस्करण है। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम खेलो इंडिया अभियान का हिस्सा है। ये पीएम मोदी की सोच है, जिसका उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना और विश्व पटल पर भारत को एक उभरती हुई खेल शक्ति के रूप में स्थापित करना है। जम्मू कश्मीर आपका इंतजार कर रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए। ये केवल गेम्स नहीं, एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो शायद आपको आने वाले वर्षों में बार बार जम्मू कश्मीर तो बुलाएगा ही। जो हमारी ओलंपिक गेम्स हैं, जिसमें एक समर गेम्स, विंटर गेम्स, उसमें भी मुझे लगता है हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाओं का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार से पूरी मदद मिल रही है। स्पोर्ट्स से जम्मू कश्मीर में आगे बढ़े, इसको लेकर के पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है और मैं भारत सरकार के खेल मंत्रालय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि हर समय पर खेल मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर ने जैसा चाहे उस प्रकार की मदद की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कई हमारे खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर का और देश का नाम भी रोशन किया है। 5 दिवसीय खेलों का आयोजन गुलमर्ग में किया जाएगा और गुलमर्ग पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 2020 में शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया था और मेजबान जम्मू कश्मीर अब तक के संस्करणों में शीर्ष पर रहा है। इन 5 दिवसीय खेलों में स्नो शू रेस, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, नॉर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग, स्की माउंटेनियरिंग और आइस स्टॉक मुख्य आकर्षण होंगे। जम्मू से रमा त्यागी के साथ स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज बास्केटबॉल में पंजाब की लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। चंडीगढ़ के खिलाफ खेले गए खिताबी मुकाबले में पंजाब ने शुरू से ही बढ़त हासिल कर ली। अंत में पंजाब ने मुकाबले को 73-56 से अपने नाम करके स्वर्ण पदक जीता। वहीं बास्केटबॉल में लड़कों के वर्ग में राजस्थान ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राजस्थान ने फाइनल में तमिलनाडु को शिकस्त दी। राजस्थान ने रोमांचक खिताबी मुकाबले को 90-85 के स्कोर के साथ जीतकर स्वर्ण जीता। मुक्केबाजी में लड़कियों की 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में मलिका मोर ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। मध्य प्रदेश की मलिका ने फाइनल में हरियाणा की भावना को 5-0 से हराकर स्वर्ण पर कब्जा किया। मुक्केबाजी में ही 48 से 50 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक मणिपुर के एमजी सिंह ने अपने नाम किया। रोमांचक फाइनल में मणिपुर के मुक्केबाज ने महाराष्ट्र के उस्मान को हराने में सफलता पाई। मुक्केबाजी में ही लड़कियों की 54 से 57 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली की याशिका टोकस ने स्वर्ण पदक जीता। याशिका ने कड़े मुकाबले में उत्तर प्रदेश की अनामिका को शिकस्त दी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सुगंध क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है।
20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन श्रीलंका के दौरे पर हैं। मुरलीधरन ने आज कोलंबो में आयोजित श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये मील का पत्थर दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्षों के साथ मेल खाता है। उन्होंने कहा, भारत हमेशा से श्रीलंका का भरोसेमंद साथी और भरोसेमंद दोस्त रहा है। श्रीलंका आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। नमो नमो मठ एक सदी की ओर कदम थीम के तहत स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। नमो नमो माता श्रीलंका नमो 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 माता। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन समारोह में शामिल हुए। वी मुरलीधरन श्रीलंका की यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। कल कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में एक विशेष सांस्कृतिक कला उत्सव का भी आयोजन किया गया। साल भर के उत्सवों को मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें कैंडी में श्री दलदा प्रदर्शनी, कपिलवस्तु बौद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी, चीन और पाकिस्तान के पवित्र बौद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी और अनुराधापुरा में एक प्रदर्शनी भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह पहुंचने पर गंगाविलास नदी क्रूज के पर्यटकों का आज जोरदार स्वागत किया गया। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा, बांग्लादेश के नौवहन राज्य मंत्री खालिद महमूद, मोंगला पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष और कई गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि गंगाविलास नदी क्रूज से दोनों देशों के बीच पर्यटन की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। खालिद महमूद चौधरी ने बांग्लादेश में क्रूज सदस्यों को सुरक्षित और आरामदेह यात्रा का आश्वासन दिया। पर्यटकों के एक प्रतिनिधि ने इसे बेहतरीन यात्रा बताते हुए भारत और बांग्लादेश का आभार व्यक्त किया। स्वागत समारोह के बाद पर्यटक बगैरहाट में 60 गुंबददार मस्जिद की यूनेस्को विरासत स्थल भी देखने गए। नदी क्रूज यात्रा को भारत और बांग्लादेश के बीच पर्यटन की क्षमता का पता लगाने, लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच संपर्क के नए रास्ते खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। गंगाविलास नदी क्रूज भारत और बांग्लादेश की 27 नदियों से गुजरते हुए 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। क्रूज 13 जनवरी को वाराणसी से रवाना हुआ था और ये डिब्रूगढ़ तक की यात्रा तय करेगा। अमेरिका और चीन के बीच जासूसी गुब्बारे को लेकर पैदा हुआ तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन एक और गुब्बारा नजर आया, जिसे लेकर चीन के बयानों को अमेरिका संदेह की निगाहों से देख रहा है। अमेरिका और चीन के बीच कथित जासूसी गुब्बारे को लेकर पैदा तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के ऊपर एक और चीनी गुब्बारा उड़ते पाए जाने की बात कही। अमेरिकी रक्षा विभाग ने लैटिन अमेरिका में एक और जासूसी गुब्बारे के दिखने की जानकारी दी। इस गुब्बारे की सटीक लोकेशन का पता नहीं चल सका, लेकिन इसे लैटिन अमेरिका से मध्य अमेरिका की तरफ उड़ते देखा गया है। इस नई जानकारी से अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले बुधवार को अमेरिका के पश्चिमी राज्य मोन्टाना में कथित जासूसी गुब्बारे को उड़ते पाया गया था। इसके बाद इस इलाके में विमानों की उड़ान रोकनी पड़ी थी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये गुब्बारा मोन्टाना में दिखने से पहले अलास्का के अल्यूशन आइलैंड और कनाडा से होकर गुजरा था। मैं काम पर था और बस निकलने वाला ही था। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो दूर आकाश में एक तारा सा दिखा। फिर मैंने सोचा दिन के उजाले में यह एक तारा कैसे दिखाई दे सकता है। वो वैसे भी तारे के आकार से काफी बड़ा था।
अमेरिका ने इसे जासूसी गुब्बारा बताया तो चीन ने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि यह जासूसी गुब्बारा नहीं बल्कि एक एयरशिप है जो रास्ता भटक कर वहां जा पहुंचा होगा। चीन के अनुसार इसका मकसद खास तौर पर मौसम संबंधी जानकारियां जुटाना था। उसने अमेरिका के वायु क्षेत्र में इसके पहुंचने पर खेद भी जताया। 是负责任的国家，一贯严格遵守国际法，无意侵犯任何主权国家的领土和领空。关于这个气球的问题，刚刚我已经讲了，我们正在了解核实情况，希望双方能够共同冷静谨慎处理。 चीन की सफाई के बावजूद अमेरिका के तेवर कड़े हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीनी दौरा भी टाल दिया गया है। अमेरिका ने इसे चीन का बड़ा दुस्साहस बताया है। शीर्ष चीनी राजनयिक वांग यी को फोन करके मैंने बता दिया है कि अमेरिका हवाई क्षेत्र में इस निगरानी गुब्बारे की उपस्थिति अमेरिकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। यह एक गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। मेरी नियोजित यात्रा से पहले यह हरकत उस वार्ता के लिए घातक सिद्ध हुई जो हम करने वाले थे। मैंने उन्हें बता दिया कि जब हालात ठीक होंगे तब मैं अपनी यात्रा पर विचार करूंगा। ध्यान रहे कि अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को बेहतर करने के प्रयास के तौर पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बीजिंग दौरा तय हुआ था, लेकिन इस कथित जासूसी गुब्बारे ने इस कोशिश की हवा ही निकाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, पर्यावरण मंत्री नीलेश कब्राल और जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। वेटलैंड बचाओ अभियान को पूरे भारत में 1 वर्ष के लिए सभी जिलों में लागू किया जाएगा। अभियान के पहले दिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ गोवा में नंदा झील पर तिरंगा फहराया गया। ये अभियान रामसर साइट से पूरे आर्द्रभूमि पर जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। गोवा को अपना पहला रामसर स्थल नंदा झील के रूप में पिछले साल अगस्त में मिला था। तकरीबन 42 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली यह आर्द्रभूमि गोवा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि में से एक है। साथ ही इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रामसर साइट के प्रबंधकों से भी बातचीत की। राष्ट्रीय वेटलैंड में शामिल ऐतिहासिक रेणुका झील, जिसका पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है, यह हमारे लिए एक बड़ा गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेणुका झील का अपनी मन की बात में जिक्र किया था। यह झील रामसर साइट में भी शामिल है, जिसके चलते इसका राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा ही महत्व है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो इस रेणुका झील का जिक्र किया है, उसके लिए यहाँ के क्षेत्र के लोग उनके बड़े आभारी हैं, क्योंकि इस झील को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ रेणुका वेटलैंड में इस साल 8 प्रजातियाँ के टोटल 402 पक्षी अभी तक पहुँच चुके हैं और हमने इनके सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए हुए हैं। वॉच टावर, अंदर वॉच करने के लिए वॉच टावर हैं और समय समय पर हमारी पेट्रोलिंग भी चली रहती है। ये माँ रेणुका भगवान परशुराम माँ का नाम है और ये अत्यंत पवित्र झील है। ये जो जल है वो माँ रेणुका स्वरूप ही माना जाता है और यही वो झील है, इसी में उन्होंने समाधि लिया था। खुद यहाँ पे 3 साल से अनुभव किया है। यहाँ एक बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है, रात्रि में परम शांति का अनुभव होता है। पिछले कुछ समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। लोग इसकी मदद से कई तरह की चीजें बना रहे हैं। साइंस हब के इस अंक में आज हम जानेंगे, हाल ही में नाइजीरियाई फिल्म निर्माता मलिक अफगनबुआ ने फैशन रनवे पर अफ्रीकी बुजुर्ग लोगों को क्या पसंद आएगा ये दर्शाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी छवियां बनाई, जो उन्हें जीवन की फिर से कल्पना करवा रहा है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। जब जिंदगी की शाम होती है तो आपकी उम्र के साथ साथ आपका शरीर भी इसका सबूत देने लगता है, जिसमें चेहरे की झुर्रियां और सफेद बाल शुमार होते हैं। एक वक्त बाद समाज आपको अलग तबके में बांट भी देता है, खासकर ऐसा फैशन इंडस्ट्री में होता है। पर अब एक नाइजीरियन आर्टिस्ट और फिल्म मेकर मलिक अफगबुआ ने एल्डरली सीरीज नाम की एक पहल शुरू की है,
जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अफ्रीकी बुजुर्ग, जिसमें सफेद बाल वाली महिलाएं और दाढ़ी वाले पुरुषों को एफ्रोसेंट्रिक पोशाक में एक वर्चुअल फैशन शो का हिस्सा बनाते हैं और बुजुर्गों की तस्वीरों और वीडियोस को एक कलेक्शन में दिखाया जाता है जो उन्हें जीवन की फिर से कल्पना करवाता है, वो भी एक मॉडल के तौर पर उनकी हाइपर रियलिस्टिक तस्वीरें और वीडियोस दिखाकर। मैं एक ऐसी जगह पर बुजुर्ग लोगों की कल्पना करना चाहता था जो कि ना ही काफी उदास जगह हो और ना ही काफी दबाव वाली स्थिति में हो। कहते हैं एक बार जो समय गुजर जाता है वो वापस नहीं आता, पर कुछ अलग करने की एक कोशिश हर काम को मुमकिन कर सकती है, फिर चाहे वो किसी को उम्र के अंतिम पड़ाव में खुद के एक अलग पहचान से रूबरू करवाना ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मशहूर गायिका वाणी जयराम का आज निधन हो गया। वे अपने चेन्नई के आवास में मृत पाई गई। उनकी उम्र 77 वर्ष थी और वो चेन्नई के अपने अपार्टमेंट में अकेले रहा करती थी। मशहूर गायिका वाणी जयराम को इसी वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं तमिलनाडु पुलिस उनके मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणी जयराम के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि वाणी जयराम जी अपनी मधुर आवाज, विविध भाषाओं और विभिन्न भावनाओं को प्रदर्शित करने वाले समृद्ध कार्यों के लिए याद की जाएंगी। उनके निधन से कलात्मक विश्व को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने वाणी जयराम को अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। आइए बुलेटिन के अंत में आपको छोड़े जाते हैं वाणी जयराम की मधुर आवाज के साथ। उन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने पर सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया था। Namaste to all of you. I am Vani Jairam, and on this Republic Day, a few days ago, the government announced list of all Padma awardees, and I came to know that I have been given the Padma Bhushan award. The government is going to confer it on me, and I felt so happy, extremely happy about it, and I'm extremely thankful to our central government for having conferred this on me.